आदाब, खास बात यूपी बिहार में आप सभी का खैर मकदम। पहले रुख करेंगे, आज उत्तर प्रदेश काबीना की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 7 अहम तजावीज को हरी झंडी दिखाई गई। मीटिंग में गन्ने से जुड़े तरक्याती कामों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में जो प्रचंड बहुमत से देश में 2 से दोबारा जो भाजपा की जीत हुई है, नरेंद्र भाई मोदी जी को जनता ने जो दोबारा मौका दिया है, उसके लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से पारित हुआ। उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बुरी प्रशंसा की गई और सभी ने करतल ध्वनि से उनके प्रति आभार प्रकट किया, उनका अभिनंदन किया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन के विषय में है। यह विशेष रूप से जो अमेठी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको संबद्ध किया गया था। जो संबद्ध किया गया था तो ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के साथ किया था, मगर सब लोगों को इसमें कठिनाइयां होती थी क्योंकि ये 250 किलोमीटर दूर है और इसलिए इसके अंदर संशोधन करते हुए इसको अब जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के साथ इसको संबद्ध किया जा रहा है, जो कि 90 किलोमीटर है। तो लोगों को, छात्रों को दिक्कत ना हो, इस कारण जितने भी अमेठी के अंदर जिला है उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आएंगे उनका संबद्ध अब चेंज हो। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपा किया है। बाराबंकी के रामनगर के रानीगंज में जहरीली शराब पीने से कम 14 अफराद की मौत हो गई है। ठेकेदार और सेल्समैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक एक मुलजिम गिरफ्तार किया है। योगी हुकूमत ने महलुकीन के वर्षा के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस मामले में जिला आबकारी ओहदेदार, 1 इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाही समेत 10 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर आला सतह की जांच कमेटी तश्कील दी गई है। यह कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट सौंपेगी। ये सब दारू पिए हैं कल। कहाँ से लाए थे ये ठेके पर से। कहाँ से? रानीगंज। कितने लोग हैं आपके यहाँ मतलब से? अब हमरे 5-6 लोग तो गाँव में आस पास दिखाई दे रहे हैं और जो सुनने आ रहा है 10-20 लोग का। आपके घर के कितने लोग? 4 लोग। इसमें एक ज्ञाति दानवीर सिंह है जिनकी देशी शराब की दुकान थी। उसकी दुकान से शाम को कुछ लोगों ने शराब पी थी और ये बोतल है पावर हाउस की जो उसकी दुकान से बिक्री हुई थी और 3 टीमें गठित की गई हैं। उसकी गिरफ्तारी हेतु उसको रवाना किया गया है। प्रभारी निरीक्षक जो है उनका उत्तरदायित्व मानते हुए प्रभारी निरीक्षक रामनगर को निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही जो यहाँ पर आबकारी निरीक्षक और आबकारी के कांस्टेबल्स हैं उनके निलंबन की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। दुकान को सील कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित। उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से जिला आबकारी अधिकारी और उस सर्कल के इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाही को हम लोग तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आबकारी आयुक्त हमारे मौके पर पहुंचे हैं। जिला प्रशासन पहले से ही है, उसकी आगे की जांच हो रही है। आगे क्या कार्रवाई करना है, जैसे रिपोर्ट आएगी हम बताएंगे। चूक तो जरूर हुई है इसमें, क्योंकि हमारे दुकान से जब खरीदा गया है तो चूक तो है और हमारे इंस्पेक्टर या हमारे सिपाही उसको चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे यहाँ से चूक हुई है। वही इंस्पेक्टर्स के, इसलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हिदायत देंगे कि हर एक दुकान को चेक करने के लिए हम लोग का स्टैंडिंग ऑर्डर है इसमें है। उत्तर प्रदेश में नज़्म-ओ-नस्क और कानून पर फिर बड़ा सवाल उठ गया है। अमेठी के प्रधान के बाद अब बिजनौर के हाजी एहसान और उसके भांजे शादाब को कत्ल किया गया। बताया जा रहा है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने हाजी एहसान के दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हाजी एहसान प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ साथ बीएसपी लीडर थे। हाजी एहसान और शादाब के कत्ल के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और इस मामले में मुलविस कातिलों की तलाश जारी है। मैं सो गया फौरन। कितने लोग थे? 2 थे। फिर जैसे उन्हें गोली करी तो समझ में नहीं आया। मैं एकदम उठने के बाद मेरे को पकड़ा, छुट के भाग गया मुझसे।
मैंने बहुत कोशिश करी है तो क्या लगता है, कोई रंजिश लगती है क्या? पता कुछ नहीं पता जी। सबसे पहले वो मेरी शॉप पे आए थे। हाँ। और उन्होंने मुझसे आए दो आदमी थे। हाँ। एक सबसे आज क्या हाँ। मिठाई का डब्बा था। हाँ, मिठाई का डब्बा था। डॉक्टर लाल फैसला क्या क्या पूछा उन्होंने? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कि ये एहसान भाई कौन है। मैंने कहा कि पीछे बैठे होंगे, देख लो। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था, मेरे को लगा मिठाई देने आए होंगे। तो बस लेकिन उन्होंने हाथ आगे ऐसे करा मिठाई के आगे। वही वो मैं भेज दिया उनको, मेरी दुकान से निकले, फिर हमको फायरिंग की आवाज़ आई। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ये एहसान हैं, प्रॉपर्टी डीलर थे और इनका भांजा सादाब, ये लोग अपने कार्यालय में काम कर रहे थे और बदमाशों ने जो घुस करके इनको गोली मारी है। दोनों लोगों की मौके पे मौत हो गई है और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। थोड़ा बहुत हमें लीड मिली है, उस पर काम कर रहे हैं। चुनावी नतायज के बाद ये बहस गर्म है कि इस बार मुस्लिम तबके ने बीजेपी को वोट दिया या नहीं। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक ये बहस बेमाना है क्योंकि मुस्लिम तबके ने बीजेपी को बड़ी तादाद में वोट किया है। फोरम की जानिब से बीजेपी की हिमायत की जो अपील की गई थी, इसका मुस्लिम तबके पर खातिर ख्वाह असर हुआ है। लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। इस बार बीजेपी ने जो गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, इस पर पूरे मुल्क में जोशो खरोश है। शिकस्त खुर्दा सियासी जमातों को छोड़कर इस कामयाबी का इस्तकबाल समाज का हर तबका कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार मुसलमानों ने शऊर के साथ बीजेपी की हिमायत की है। 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को बीजेपी को एक अलग हिंदुस्तान से पार्टी नहीं समझना चाहिए, बल्कि जैसे और पार्टियां हैं वैसे बीजेपी भी है। उसके कुछ उसका एजेंडा हो सकता है। हर पार्टी के एजेंडे की हर चीज़ से 100% कोई मुत्तफिक नहीं होता। लेकिन एक बात तो ये ज़रूरी है कि अगर बीजेपी से मुसलमान दूर रहेंगे या किसी पार्टी से दूर रहेंगे तो उस पार्टी से उनका अलगाव जो है वो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, ज़िला सीतापुर की बात कर रहा हूँ कि हमारे इलाके में खुलेआम लोगों ने, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन कहती हैं कि शिया तबके के उलमा के इशारे पर इस मखसूस तबके का वोट बीजेपी को पड़ा है। वो जाती मफादात के लिए बीजेपी की हिमायत करने वाले मौलवियों पर सख्त तनकीद करती हैं। साथ ही ये भी कहती हैं कि मुल्क का हर बाशिंदा अपनी पसंद की जमात को वोट देने के लिए आज़ाद है। वहीं बीजेपी के रियासती तर्जुमान कहते हैं कि बीजेपी ने मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए जो काम किया उससे भी असर पड़ा है। लेकिन मुस्लिम इन जनरल ने मुझे नहीं लगता कि बहुत वोट दिया है, और फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी किसी की वोट बैंक नहीं है, तो थोड़ा बहुत वोट तो सबको जाता है। किसी से मुसलमान ऐसा नहीं है कि अपनी की दूरी बना के रखें। वो अपने हक हुकूक, अपने राइट्स के लिए अब वोट दे रहे हैं। नौजवान पढ़ लिख गए हैं तो वो अपने राइट्स के लिए जहाँ उनको लगता है वहाँ वोट दे रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि देश के सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है। ये 3 तलाक का महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़ाई को लड़ी और मुझे लगता है कि इससे जो मुस्लिम समाज की आधी आबादी है उसको न्याय मिली, सुरक्षा मिली और उसको सम्मान मिला। तो उनका भी जो विश्वास और भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बात अगर लखनऊ की करें तो माइनॉरिटीज फोरम के अलावा मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना आगा रूही और मौलाना अली हुसैन उमी समेत कई और शिया उलमा ने भी राजनाथ सिंह और बीजेपी की हिमायत की थी। इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं, हुकूमत तश्कील के मराहिल से गुजर रही है। एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। कई नज़रियात सामने आ रहे हैं। एक नज़रिए के मुताबिक मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर बीजेपी को वोट किया है। कुछ लोग कहते हैं कि शिया तबके ने बड़ी तादाद में वोट किया है, जबकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि बीजेपी को वोट तो किया है लेकिन ज़्यादा नहीं। जितने नज़रियात हैं उतने ही सवालात भी हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों ना करे, और इस पर भी अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। बीजेपी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नजरियात से आज भी खौफ आता है, क्योंकि जवाहरलाल ने हमेशा तामीरी और कौमी यकजहती पर मबनी सियासत को फरोग दिया, जबकि बीजेपी इसके बरक्स काम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार लखनऊ में मुनक्कदा एक मुज़ाकरे में किया गया। मारूफ तंजीम कवर्ड की जानिब से लखनऊ के प्रेस क्लब में मुनक्कदा मुज़ाकरे में बीजेपी की तर्ज सियासत और उसकी बुनियाद
पर समाज में बढ़ती नफरत पर अफसोस का इजहार किया गया। बात है कि नेहरू जी से ये डरते क्यों हैं? डरते इसलिए कि नेहरू ने जो इस देश के जो नेशन का जो खाका बनाया और उस नेशन का खाका बना करके जिस तरीके से उसमें विकास के एजेंडे, जिस तरीके से सेकुलरिज्म के एजेंडे, जिस तरीके से डेवलपमेंट के पूरा जो उन्होंने मतलब एक तरफ से उसका जो और कैसे उसके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्डअप होंगे, कैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डअप होंगे, हर क्षेत्र में जिस तरीके से काम किया उसका जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। Dear friends, Nehru's personality is very indescribable indeed. Whenever some sort of crisis, say in the name of hungry crisis, जो इस वक्त हुक्मरान हैं और जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस मुल्क को रूल कर रही है, वो ऐसा हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं करती। वो उनके जहन में वो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तकसीम हुआ था तो जो आज मौजूदा पाकिस्तान बन के आ गया है वो शक्ल आ गई, तो वो पाकिस्तान की शक्ल में उस हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। कुरान व अहादीस में इस अशरे की खास अहमियत है। पेशी की रिपोर्ट। एक मोमिन अगर शरीयत की मुकम्मल पाबंदी के साथ रोजे रखे तो उसका हर अमल इबादत है। रहमत की इंतहा तो ये है कि एक रोजेदार का सोना भी इबादत ही है। और जब बात रमजान के आखिरी अशरे की हो तो इसका कहना ही क्या। शब कदर के ताल्लुक से कुरान और अहादीस में जो कुछ फरमाया गया है उसकी रोशनी में उलमाए कराम इस रात की अहमियत कुछ यूं बयान करते हैं। और तीसरे अशरे में हमारा अल्लाह से इस तरह का लगाव, मुनासिबत और एक निस्बत कायम हो जाए कि अल्लाह हमको बुरे अंजाम से, बुरे ठिकाने से यानी जहन्नम से बचाने का फ़ैसला कर दे। और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो ख़ास बात नाजिल होती है उसको हम शब क़दर कहते हैं। वो बड़ी मुबारक, मुक़द्दस और रहमतों की रात है और उसमें बंदों को चाहिए कि वो अल्लाह से खूब उसकी रहमतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। शब कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाता है। इसी अशरे में एतकाफ करने वाले लोगों की तादाद भी खासी होती है। और एक मुतकिफ की क्या अहमियत है, उसके क्या अज्र हैं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। एतकाफ एक ऐसा अमल है जो इंसान को ज़मान और मकान के रिश्तों से बेनियाज करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के करीब कर देता है। एतिकाफ दरअसल अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाने का नाम है, अल्लाह ताला के क़ुर्ब में चले जाने का नाम है, उसकी रहमतों के आगोश में चले जाने का नाम है और अपने को तमाम रिश्तों से काट कर सिर्फ उसकी दहलीज़ का पुजारी बनने का नाम है। इसलिए ये तो बड़े ऊंचे दर्जे की इबादत है कि हमने अपने वजूद को तमाम चीज़ों से काट कर, अलग करके, यकसू होकर एक अल्लाह की दर पर, उसकी दहलीज़ पर जा पड़े ताकि अब हम हैं और वो है। मुख्तलिफ मसाजिद में इबादतों का सिलसिला जारी है। साथ ही लोग मुल्क के अमन व अमान, सलामती, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ की दुआएं कर रहे हैं। इस मौके पर यह अपील भी की जा रही है कि ईद की खुशियों और तैयारियों का खास एहतमाम करते वक्त उन गरीबों को भी नज़र में रखा जाए जिन्हें आपके ज़कात, फित्रे और इमदाद की वाकई में ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। रामपुर रजा लाइब्रेरी नवाबिन रामपुर के इल्मी और अदबी ज़ौक़ का अनमोल ख़जाना और तारीख़ी शहर रामपुर की पहचान है। यूँ तो इस कुतुबखाने में मुख्तलिफ ज़बानों के 15,000 मखतूतात और 70,000 से ज़्यादा मतबूआत मौजूद हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी की खासियत यहाँ मौजूद कुरान करीम के वो कलमी नुस्खे हैं जो हज़रत अली और उनके अहले बैत से मंसूब हैं और ख़ास तौर पर माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इन नुस्खों की नुमाइश की जाती है। रामपुर रजा लाइब्रेरी को रियासत के पहले नवाब फैजुल्लाह खान ने सन 1774 में कायम किया, जिसे आखिरी नवाब रजा अली खान ने वसाअत बख्शी और बेश कीमत किताबों का इजाफा करके इसे दुनिया की अजीम लाइब्रेरी बना दिया। लाइब्रेरी में कुरान मजीद के ऐसे कलमी नुस्खे भी मौजूद हैं जो नायाब हैं।
खास तौर पर खत कूफी में मौजूद कुरान करीम का वो कलमी नुस्खा जो हजरत अली से मंसूब है। इसके अलावा इमाम रजा अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब नुस्खे भी मौजूद हैं, जिनकी जियारत के लिए माह रमजान में यहाँ खुसूसी नुमाइश का भी एहतमाम किया जाता है। रामपुर रजा लाइब्रेरी काबिल ज़िक्र है, क्योंकि यहाँ माह रमज़ान में हम कुरान करीम के जो कलमी नुस्खे हैं और कदीम मतबूआ नुस्खे, उनकी एक नुमाइश का एहतमाम करते हैं, जिसे इस शहर के तमाम लोग जूक दर जूक आकर देखते हैं और ये सिलसिला ईद तक और उसके बाद तक जारी रहता है। लाइब्रेरी के नादिर कलेक्शन में हजरत अली से मंसूब कुरान का ये कलमी नुस्खा इतना नायाब और ख़ास है कि अपने ईरान दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसकी एक नकल साथ लेकर गए और रहबर ईरान को पेश की। कुरान करीम का ये नुस्खा जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये इतना अहम है कि जब वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ईरान तशरीफ़ ले गए थे तो इस कुरान करीम की फैक्सिमिल कॉपी यहाँ से वो अपने साथ ले गए थे और वहाँ ईरान के रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को उन्होंने पेश किया था। माह रमज़ान में नुमाइश के दौरान इस खास कलेक्शन को देखने और ज़ियारत करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। मैंने ये देखा, जो मेरे पीछे आप ये इश्तहार देख रहे हैं, ये हज़रत मौला अली शेर खुदा अल्लाह के रसूल के जो दामाद हैं, ये उनकी लिखाई है। इसको लोग पढ़ते हैं, बड़ा फैज़ पाते हैं इसको पढ़ने से, और इसके पढ़ने से लोग बड़ा फैज़ होता है। लोग बहुत अपने घर में इसको याद करके ले जाते हैं, इसको फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। ये हज़रत अली मौला अली फ़ातिमा तो ज़हरा के शौहर की निशानी है, जो कि ये रामपुर में पाई जाती है और देखा गया है कि ऐसी निशानियाँ कहीं लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं। रामपुर रजा लाइब्रेरी के जखीरे में मौजूद कुरान करीम के कलमी कदीम मतबूआ नुस्खे अहम सरमाया है और माह रमजान के इस खास मौके पर ये लोगों की तवज्जो का खास मरकज होते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात के नताज के बाद से हिंदूवादी तंजीमों के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। आज अलीगढ़ में कुछ हिंदूवादी तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों ने शहर में फरोख्त करने के लिए लाए जा रहे गोश्त की गाड़ी को पकड़कर हंगामा आराई शुरू कर दी। मुश्तइल नौजवानों का इल्जाम था कि गाड़ी में गाय का गोश्त है, जबकि गाड़ी मालिकान ने वाज़ेह सबूत पेश किए कि यह गोश्त फैक्ट्री से लाया गया है, लेकिन हिंदूवादी नौजवानों ने उनकी एक न सुनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोश्त को कब्जे में लेकर मुताल्लिकीन को थाना बिना देवी पहुंचाया। गोश्त का सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने कहा है कि गोश्त भैंस का ही है, तसल्ली के लिए जांच कराई जा रही है। ये रेलवे रोड पर होकर रोजाना हिंदू क्षेत्रों में होकर रोजाना ये लोग मीट ले जाते थे, जबकि सख्त मनाही है सरकार की कि हिंदू क्षेत्रों में होकर मीट ना ले जाए। और जो अवैध कट्टी हो रही थी, ये लोग पता नहीं कहाँ से लाए हैं, लेकिन ये रोज़ की सूचना थी। हमारे जो साथी हैं रैयत प्रताप सिंह वगैरह, इन सब ने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हाथ में दिया और डॉक्टर सैंपलिंग करा रहे हैं कि वाकई ये मीट किस चीज़ का है, ये अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सीरत फैक्ट्री से लेके आए थे, ऊपर कोट पर जा रहे थे, आगे कलेक्टर की दुकान पर घुसते। तो बेचने के लिए जा रहे थे? हाँ, दुकानों पर बिकता है। क्या लेके जा रहे थे? क्या था इसमें? गोश्त है। किसका? आज मछली नहीं, किसका गोश्त है? किस चीज़ का गोश्त है? पड्डे का गोश्त है, भैंस का। कब से लेके आ रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं गाय का गोश्त है। सैंपल ले लो, चेक कर लो कौन बनेगा। प्रूफ है हमारे पास, सैंपल ले लो। देखिए, पहले तो बता दिए गोमांस नहीं है। ये फैक्ट्री छेरत में फैक्ट्री है, उससे बेचने के लिए ये लाया जा रहा था और लाने के पश्चात ये रेलवे रोड से आ रहा था, जिस पे लोगों को आपत्ति थी। उन लोगों ने रोका था। तत्काल उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस तत्काल मौके पे इंस्पेक्टर दिलाई गए, इंस्पेक्टर कोतवाली पहुंचे थे। जो मांस है वो प्रथम दृष्टया ही देखने में पूरी तरीके से, जो उनके पास उसकी पर्ची इत्यादि भी है, उन्होंने पर्ची दिखाया भी कि कहाँ से वो लेके आ रहे हैं, गेट पास भी है। उसको तब भी उसकी सैंपलिंग करा दी गई है, उसका डिस्पोजल करा दिया गया सैंपलिंग से, जिससे जो भी लोगों के मन में 1% भी अगर शंका होगी वो दूर हो जाएगी। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की खराब कारकर्दगी को अवामी फैसला मानने से इनकार कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात में आरजेडी के
जीरो पर सिमटने पर मीटिंग के बाद पार्टी लीडर जगदानंद सिंह ने चुनाव नतीजों को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी जलसों में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके बाद ऐसे नतीजों को सही नहीं माना जा सकता। महागठबंधन हर मोर्चे पर आगे बढ़ करके ये लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन जो परिणाम आया उस परिणाम को हम लोग एक षड्यंत्र का परिणाम मानते हैं, जिसकी हम लोग एक कमेटी हम लोग ने बनाई है, जिसको माइक्रो लेवल पर सारी चीज़ों पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे। लेकिन आज के दिन हम इस चुनाव को षड्यंत्र के द्वारा महागठबंधन को हराने के लिए जिन जिन षड्यंत्र का प्रयोग लोगों ने किया है, हम सब उसको लोगों के सामने रखेंगे। अभी तेज प्रताप का आपका विषय है, 10.5 करोड़ जनता का विषय है ये षड्यंत्र। क्या इसी तरह से डेमोक्रेसी चलेगी? हम जब डेमोक्रेसी का बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसको लेकर के एक कांगी मत बनाइए। देखिए आप भी बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। जो हमें करना होगा हम लोग करेंगे, लेकिन एक कांगी विषय को मत बनाइए। इस मर्तबा रामविलास पासवान लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो लोकसभा में पार्टी की कमान बेटे चिराग पासवान को सौंप दी। चिराग पासवान को एलजेपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुकर्रर किया गया है। इस दौड़ में रामविलास पासवान के दोनों भाई अपने भतीजे से पीछे रह गए, जिसमें महबूब अली कैसर को पार्टी आखिरी वक्त तक टिकट देने पर गौर फिक्र कर रही थी। उन्हें एलजेपी पार्लिमानी पार्टी का नायब लीडर बनाया गया है, जबकि रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान को चीफ विप और पशुपति पारस को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया है। इंतखाबी तशहीर के दौरान रामविलास पासवान बारहा ये इशारा देते रहे कि चुनाव जीतने के बाद इस बार चिराग पासवान टीम मोदी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन एलजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में ठीक इसके बरक्स फैसला हुआ है। बोर्ड ने रामविलास पासवान के ही वजीर बनने की तजवीज पर मुहर लगाई है। यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।